हेलो एवरीवन, आई एम सीए मानस अरोड़ा और मैं सीए इंटरमीडिएट को एडवांस अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। आज के इस वीडियो में हम करेंगे जी अमेंडमेंट जो कि एडवांस अकाउंट्स के सब्जेक्ट में आई है। ये अमेंडमेंट्स उन सब के लिए एप्लीकेबल है जिन्होंने अपना एग्जाम मई 26 एंड सितंबर 26 या उसके बाद देना है। हो सकता है कि उनकी बुक में ये इनकॉर्पोरेटेड ना हो, तो उनके लिए आपको सेपरेट से ये वीडियो लगानी पड़ेगी। ये जो अमेंडमेंट्स की पीडीएफ है ये मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, ये वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको देख सकते हैं। बाकी अगर आपको एडवांस अकाउंट्स और एफएम में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप मेरे को मेरे टेलीग्राम पर पिन कर दीजिए, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने आपको दे दिया है। मैंने अपने एडवांस अकाउंट्स के नोट्स को 195 पेजेस में समराइज कर दिया है। उसमें मैंने क्या किया है कि हर चैप्टर के रेलिवेंट कंसेप्ट्स को, उनकी जो रेलिवेंट जर्नल एंट्रीज होती हैं और जो उनके लेजर्स, जो रेलिवेंट लेजर्स बनते हैं, उन सबको मैंने 195 पेजेस में समराइज कर दिया है। तो इससे क्या होगा कि जो पॉइंट्स आप पेपर में भूल जाते हो या जो पॉइंट्स आपको लगता है कि यार ये मेरे को याद नहीं रहेंगे, वो सब मैंने उसमें डाल के 195 पेजेस में इसको कंसाइज कर दिया है। तो उससे क्या होगा कि जो आपकी लास्ट डे रिवीजन है वो बिल्कुल आसान हो जाएगी। अगर आपको वो 195 पेजेस की बुक चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल करके उसको ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है जी, अभी अपन शुरू करते हैं जी हमारी अमेंडमेंट्स को। सबसे पहली अमेंडमेंट हमारी क्या है? सबसे पहली अमेंडमेंट हमारी आई है जी AS 22 में। अगर आप इसको आरटीबी से पढ़ोगे अमेंडमेंट को तो आपको ये बहुत कॉम्प्लेक्स लगेगी, बट मैं जो ये AS 22 की अमेंडमेंट है ये मैं एक आपको सिनेरियो से समझाता हूँ कि भैया वो कहता क्या है, ये अमेंडमेंट है क्या। तो AS 22 जनरली बात किस चीज़ की करता है? AS 22 है जी अकाउंटिंग फॉर इनकम टैक्सेस। तो इसमें हमने डेफर्ड टैक्स, करंट टैक्स का कंसेप्ट पढ़ा था। उसमें हमने डेफर्ड टैक्स पढ़ा था कि भैया हमको डेफर्ड टैक्स बनाना क्यों पड़ता है, क्योंकि टाइमिंग डिफरेंस की वजह से अगर मैं आज ज़्यादा टैक्स दे रहा हूँ तो मैं DTA बना देता था, एसेट बना देता था। अगर मैं आज कम टैक्स दे रहा हूँ तो मेरे को पता है कि भैया कल को जाके मेरे को ज़्यादा टैक्स देना है, तो मैं लायबिलिटी बना देता था। टाइमिंग डिफरेंस था। अब एक ये तो होगा अलग कंसेप्ट। अब AS 22 में इन्होंने एक और नया कंसेप्ट ऐड किया है। अब होता क्या था, आपने इंटरमीडिएट में एक कंसेप्ट पढ़ा होगा इनकम टैक्स में जिसका नाम है जी AMT। AMT क्या होता है जी? ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। इसमें क्या होता है, सरकार कहती है कि ठीक है भैया, हमारे ही बनाए गए रूल्स के अकॉर्डिंग तुमको टैक्स जितना भी पे करना पड़ रहा है वो कम, हमको कम लग रहा है। देखो, सरकार कहती है कि हमने ही रूल्स बनाए हैं और उस रूल्स के अकॉर्डिंग तुम टैक्स जो पे कर रहे हो वो हमको कम लग रहा है। तो एक काम करो, एक छोटा सा ना टैक्स, मतलब इतना तो मिनिमम तुम पे करो ही करो ना, हमेशा तुम इतना तो टैक्स हमेशा पे करो ही करो। उसको बोला जाता है AMT, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। ये तो था उनके लिए जो कि डोमेस्टिक आपके इनकम टैक्स पेयर्स थे। अब इंडिया में सिर्फ डोमेस्टिक ही इनकम टैक्स पेयर्स नहीं है, फॉरेन वाले भी इनकम टैक्स पे करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर रिलायंस एक इंडिया की कंपनी है तो फेसबुक या यूट्यूब एक फॉरेन की कंपनी है जो इंडिया में ऑपरेट करती है। फेसबुक और यूट्यूब के ऑफिसेज हैं इंडिया में। तो जो AMT है, या फिर आप बड़े होकर फाइनल में कंसेप्ट पढ़ोगे मैट का, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स का। तो ये जो मैट और AMT के कंसेप्ट्स हैं, ये क्या कहते थे कि ये डोमेस्टिक वाले को कहते होते थे कि भैया तुम मिनिमम इतना टैक्स तो हमको पे करना ही करना, जो मर्जी हो जाए, चाहे तुम्हारा टैक्स 0 भी आए तुमको इतना पे करना ही पड़ेगा। ठीक है जी, ये आपका AMT और मैट का कंसेप्ट था और ये लगता था डोमेस्टिक वालों पे। जैसे इंडिया में डोमेस्टिक कंपनी कौन सी है? रिलायंस, टाटा, आदित्य बिरला, अडानी। अब इंडिया में क्या था कि जो बाकी सारी कंपनीज भी थी, जैसे USA की थी, बहुत सारी साउथ कोरियन जैसे हुंडई है, ठीक है, तो जापान की कंपनीज हैं, बहुत सारी इंडिया में ये फॉरेन कंपनीज भी काम करती हैं। इन फॉरेन कंपनीज को बोला जाता है मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। ये कौन सी कंपनीज होती हैं जो कि डिफरेंट कंट्रीज में अपने ऑपरेशंस करती हैं। ठीक है, अब रिलायंस की मैं बात कर लेता हूँ। रिलायंस को इंडिया में 25% का टैक्स पे करना पड़ता है। ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स में एवरेज मान रहा हूँ 25% है। वर्सेस एक कंट्री है यूरोप में, हंगरी नाम की। उस कंट्री में जो कॉर्पोरेट टैक्स है, जो कि कंपनीज पर टैक्स लगता है, वो सिर्फ 9% ही लगता है। तो रिलायंस वाला कहेगा यार इंडिया में अगर मैं रहूं तो मैं 25% टैक्स दे रहा हूं, अगर मैं हंगरी चला जाऊं तो मेरे को 9% टैक्स लगेगा।
तो रिलायंस वाला क्या करेगा, रिलायंस वाला हंगरी में जाके एक कंपनी इनकॉर्पोरेट कर लेगा। वहां पे जाके वो क्या कहेगा कि भैया इंडिया में जो भी सेल हो रही है, जो भी मैं बेच रहा हूँ, चाहे मैं तेल बेच रहा हूँ, चाहे मैं इंटरनेट बेच रहा हूँ, चाहे मैं कपड़े बेच रहा हूँ, चाहे मैं फ्रूट सब्जियां कुछ भी बेच रहा हूँ, वो सारा मैं हंगरी की जो मैंने सब्सिडी बनाई है, जो मैंने वहां पे कंपनी इनकॉर्पोरेट करी है, क्यों ना मैं उसके नाम पर ही बिलिंग कर दूं। अब देखो आपके जो जो आपका ये है रिचार्ज कराते हो, किसके नाम से कराते हो, जियो के रिचार्ज से, जियो इंडिया के नाम से आपका रिचार्ज होता है। अगर कल को आप देखो कि आपने जो रिचार्ज कराया है उसके बिल किसने दिया है, जियो हंगरी ने दिया है, देखो आपके ऑपरेशन पे कोई फर्क नहीं आएगा, पीछे कंपनी का नाम चेंज हो गया, सेल डिफरेंट हो गई ना, सेल डिफरेंट कंपनी कट रही है। अब आपने जियो हंगरी आपको सर्विसेज देने लग गया, जियो पेट्रोल पंप, जियो हंगरी पेट्रोल पंप, ये सारे पेट्रोल पंप सारे उसने उसके नाम पे ट्रांसफर कर दिए। अब रिलायंस वाला कहता है यार मौज है, सारी सेल तो बाहर वाली कंपनी कर रही है, उसका जो सेल पे प्रॉफिट वगैरह होगा उस पर मेरे को सिर्फ 9% ही टैक्स देना पड़ेगा, इंडिया में 25% टैक्स देना पड़ता था। ठीक है, तब बहुत सारी कंपनीज यही करती थी, वो क्या कहती थी कि वो ऐसी कंट्रीज को आइडेंटिफाई करती थी जहां पे बहुत ही कम मिनिमम टैक्स है, जहां पे बहुत ही कम कॉर्पोरेट टैक्स है, या फिर बिल्कुल ही टैक्स नहीं है। जैसे बहुत सारी कंट्रीज है वहां पे कॉर्पोरेट टैक्स ही नहीं लगता, वो कहते हैं भैया आप दो ही मत, टैक्स ही मत दो। तो उसके से क्या होता था कि भैया कंपनीज, एक जो ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज होती थी जिनका मल्टीपल कंट्रीज में जिनके ऑपरेशंस थे, वो क्या कहते थे कि चलो एक कंपनी उधर भी खोल देते हैं, क्या ही फर्क पड़ रहा है, सारी सेल उधर ट्रांसफर कर देंगे। तो इससे क्या होता था कि उनका कॉर्पोरेट टैक्स बच जाता था। अब ये सब करते थे बड़ी बड़ी कंपनीज, एमएनसी जैसे। आपको कोई बोले यार एक काम करो, तुम हंगरी में कंपनी एक एस्टेब्लिश कर लो, वहां पे सेल दिखा देना, आप कहोगे यार भैया देखो मैं वहां जाऊंगा, इनकॉर्पोरेट कराऊंगा, इतना खर्चा, फिर मैं सिरदर्दी लूँ वहां पे जाके, तो इससे अच्छा कि मैं इंडिया में 25% टैक्स देता हूँ ना, बात खत्म कर देता हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब मेरा तो इतना बड़ा ऑपरेशन भी नहीं है ना कि भैया मैं अलग अलग कंट्रीज में हूँ। तो ये मोस्टली वही कंपनीज करती होती थी जिनका अलग अलग कंपनीज में ऑपरेशन होता था। ठीक है जी, यहां तक समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या हुआ, ये सारी कंट्रीज ने देखा कि यार ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई, कंपनियां तो उस कंट्री में जा रही हैं जहां पे बिल्कुल ही टैक्स नहीं है। अब देखो इंडिया में आप कहो आप भी इंडिया में 9% कर दो, देखो यार इंडिया में 9% टैक्स अभी हो नहीं सकता, क्योंकि अभी हम एक डेवलपिंग स्टेज पे हैं। 9% टैक्स कहाँ पे होता है, जो कंट्रीज डेवलप्ड हो जाती हैं या फिर उनका कोई और सोर्सेज ऑफ इनकम होती है। अब इंडिया में मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है, इनकम टैक्स, जीएसटी ही है। अगर तुम उसको भी कम कर दोगे तो थोड़ा रेवेन्यू पे डेंट पड़ जाएगा, तो इसीलिए कुछ कंट्रीज के हाथ में ही नहीं होता कि वो टैक्स कम कर सके। तो बहुत सारी कंट्रीज ने कहा यार ये तो हम ही को बड़ी दिक्कत हो रही है कि भैया इंडिया में कंपनी 25% टैक्स पे करती है, बट हंगरी में वो 9% टैक्स पे करके छूट रही है। ठीक है, अब इससे क्या हो रहा था कि कंट्रीज ने कहा यार हमारा टैक्स रेवेन्यू लॉस हो रहा है। तो इसके लिए वो सब इकट्ठे हुए और एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, जिसका नाम क्या है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ओईसीडी। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा देखो जो कंट्रीज जिनमें बहुत ही कम टैक्स लगता है या बिल्कुल ही टैक्स नहीं लगता, उनको एक कंसेप्ट लेके आना पड़ेगा जिसको बोला जाता है जी क्वालिफाइड डोमेस्टिक मिनिमम टॉप अप टैक्स। क्या नाम है, क्वालिफाइड डोमेस्टिक मिनिमम टॉप अप टैक्स। अब इससे क्या होगा कि कंट्रीज को बोला जाएगा देखो तुम हो, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया है इंडिया में देखो मैट और एएमटी है, हो सकता है बाकी कंट्रीज में भी कुछ ऐसा ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स जैसे स्कीम हो, और कईयों में हो सकता है कि ना हो। जब जहां पर नहीं है वहां पर उनको बोला गया है देखो जो भी तुम्हारी कंट्री में कोई एमएनसी वर्क करती है जिसका हेडक्वार्टर तुम्हारी कंट्री का नहीं है, जैसे कि इंडिया की रिलायंस है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इंडिया में ही है। अगर वो हंगरी गई है तो वहां पे वो रिलायंस क्या बन गई, एमएनसी बन गई। अब जो ओईसीडी है उसने क्या कहा, उसने कंट्रीज को कहा कि जो भी तुम्हारी कंट्री में मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस काम कर रही हैं, जो भी तुम्हारी कंट्री में एमएनसीज काम कर रही हैं, उन पर ये टैक्स लगेगा। क्या है, क्वालिफाइड डोमेस्टिक मिनिमम टॉप अप टैक्स। इससे क्या होगा कि उन कंपनीज को मिनिमम इतना टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं हंगरी की बात कर रहा हूं, अब रिलायंस हंगरी में काम कर रही है, अब रिलायंस एमएनसी है हंगरी में, उस पर ये टैक्स लग जाएगा।
अब फॉर एग्जांपल हंगरी ने कहा भैया हम तो 15% का ये टैक्स रेट रखते हैं, तो रिलायंस को जो भी इनकम उसने हंगरी में कमाई है या फिर जो उसकी कंपनी ने कमाई है उस पर उसको 15% फ्लैट टैक्स देना पड़ेगा, नो इफ्स एंड वर्ड्स। बट जो कि हंगरी की खुद की कंपनी है, जो उसकी डोमेस्टिक कंपनी है, वो चाहे 9% ही टैक्स देती रहे, क्योंकि हंगरी में 9% टैक्स लगता है कॉर्पोरेट, तो 9% टैक्स देती जाए। बट रिलायंस बीइंग अ एमएनसी उसको 15% का टैक्स देना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि कंपनीज जो हैं, जो ये सेल इधर उधर करती हैं ना टैक्स बचाने के लिए, ये थोड़ा कम कर देंगी। इससे क्या होगा कि टैक्स रेवेन्यू में थोड़ा सा कम लॉस होगा, थोड़ी कम लीकेज होगी। इसी कंसेप्ट को उसने बोल दिया टू पिलर लेजिस्लेशन या फिर पिलर टू लेजिस्लेशन या फिर पिलर टू इनकम टैक्सेस। ये आपकी अमेंडमेंट है। अब समझ में आ गई अमेंडमेंट क्या है। ये जो अभी ओईसीडी ने जो लॉन्च किया है, जो इनिशिएटिव या फिर जो एक कंसेप्ट रखा है, ये उसके बारे में बात कर रहा है। अब हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे कि भाई वो कहता क्या है। इसमें थोड़ी सी आदि डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट है या फिर कुछ आपको नॉर्मल सी कोई चीज़ है जो कि आपको ध्यान में रखनी है। इस कंसेप्ट के लिए इस नोट्स के अलावा वन पेज में 1.5 ऑलमोस्ट पेज में मैंने कवर किए। इसके अलावा आपके लिए इस टॉपिक के जो AS22 की अमेंडमेंट है वो जानने की जरूरत नहीं है। इसके बाद एक एप्लीकेबिलिटी वाला AS है, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है जी। अब अपन शुरू करते हैं। वो कहता पिलर टू लेजिस्लेशन है जी। ठीक है जी। ये किस पे लगती है? क्योंकि जो MNC कंपनीज थी, जैसे मैंने क्या कहा, जैसे रिलायंस हंगरी में MNC है, ये ऑपरेट करती थी वेरियस कंट्रीज में और ये शिफ्ट कर लेती थी अपना बेस जहां पे लोएस्ट है, बिल्कुल कॉर्पोरेट टैक्स बिल्कुल ही कम है। जैसे कि इंडिया की कंपनी ने हंगरी चले गए, वहां पे 9% टैक्स है। इंडिया में कहते हैं 25 छोड़ो 9 दे दो। जैसे कि इंडिया में मैंने आपको क्या कहा, इंडिया में 25% का कॉर्पोरेट टैक्स है, वही हंगरी में सिर्फ 9% का ही है। तो रिलायंस एक इंडियन कंपनी है, बट वो एक सब्सिडी सेट कर सकती है हंगरी में। अब उससे क्या होगा, रिलायंस इज डोमेस्टिक कंपनी, बट हंगरी में रिलायंस क्या है, एक MNC। तो पिलर टू लेजिस्लेशन इज एप्लीकेबल ऑन MNCs, दैट इज एप्लीकेबल ऑन रिलायंस इन हंगरी। इसका मतलब क्या है, जो रिलायंस हंगरी में ऑपरेट कर रही है उस पर ये टैक्स लग जाएगा। कौन सा टैक्स? क्वालिफाइड डोमेस्टिक मिनिमम टॉप अप टैक्स। अब वो कहता है टैक्स बचाने के चक्कर में रिलायंस अपने रेवेन्यूज को हंगरी में दिखा देगा, जो कि 9% पे टैक्स है इंस्टेड ऑफ 25%। तो इसीलिए उन्होंने ये वाला कंसेप्ट लेके आया, क्वालिफाइड डोमेस्टिक मिनिमम टॉप अप टैक्स। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हंगरी स्टैब्लिशेस कि भैया हम तो 15% लेंगे, तो इसका मतलब क्या है, रिलायंस को अब 15% टैक्स पे करना पड़ेगा हंगरी में इंस्टेड ऑफ 9%। ये लगता है सिर्फ MNCs में। अगर हंगरी की कोई कंपनी है तो उसको 9% टैक्स ही लगता रहेगा, उस पर 15 नहीं लगेगा। ये सिर्फ किसके लिए है? MNCs के लिए। ठीक है। अब कहता देखो इसमें ना ही कोई डेफर्ड टैक्स एसेट बनेगा, ना ही कोई डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनेगी। अब डेफर्ड टैक्स एसेट, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कब बनती थी? जब टाइमिंग डिफरेंस होगा। यहाँ पे कोई टाइमिंग डिफरेंस है क्या? नहीं। उसने बोला कि भैया इतना तो देना पड़ेगा, तो आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे कोई भी डेफर्ड टैक्स एसेट या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी नहीं बनता। ठीक है जी ना। डिस्क्लोजर्स की अगर मैं बात करके चलूं तो हमको डिस्क्लोजर कैसे करना होता है। देखो टैक्स एक्सपेंस होता है, उसमें अभी तक ये दोनों चीजें आती होती थी। अब ये एक नई चीज जुड़ गई कि टॉप अप टैक्स, जो कि आप एडिशनल टैक्स पे कर रहे हो। ये क्या है? एडिशनल टैक्स। ये क्या पे कर रहे हैं हम? ये एडिशनल टैक्स पे कर रहे हैं ड्यू टू QDMTT, क्योंकि इस टैक्स की वजह से हम एक नया टॉप अप टैक्स पे कर रहे हैं। ये आपके टैक्स एक्सपेंस में यहाँ पर आएगा। ये ना ही करंट टैक्स को छेड़ेगा, ना ही डेफर्ड टैक्स को छेड़ेगा। ठीक है। ये बिल्कुल यहाँ पे चुपचाप आके बैठ जाएगा डिस्क्लोजर में। ओके। कहता एवरी एंटरप्राइज मस्ट डिस्क्लोज about the exposure if pillar 2 legislation is enacted but not effective। अब देखो OECD क्या है? OECD एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कंपनीज को सजेस्ट करती है कि देखो अगर आपको लगता है आपके कंट्री में कुछ ऐसी टैक्स एवेजन हो रही है तो आप इसको अपना सकते हो, पिलर 2 लेजिस्लेशन को। देखो कंट्री अपनाएगी या नहीं अपनाएगी उसकी डिस्क्रिप्शन तो ऑलवेज रहती ही है, बट
हो सकता है कि उन्होंने इसको नोटिफाई कर दिया, उन्होंने कहा ठीक है हम पिलर 2 लेजिस्लेशन अपनाएंगे, बट अभी तक कोई रूल्स नहीं बनाए, कुछ अभी तक डेट नहीं दी कब तक करेंगे, सिर्फ उन्होंने कह दिया कि हम करेंगे। तो उस केस में जो कंपनीज होती हैं उनको ना ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि भैया अगर कल को पिलर 2 लेजिस्लेशन आ गया तो उनको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं हंगरी की ही बात कर लूँ, हंगरी में अभी तक उन्होंने कहा कि हम पिलर 2 लेजिस्लेशन लेके आएंगे, बट अभी तक लेके नहीं आए। जब लेके नहीं आए तो अभी रिलायंस कितना टैक्स पे कर रही है, 9% ही पे कर रही है। अब रिलायंस ये डिस्क्लोज करेगी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में देखो अभी तो हम 9% कर रहे हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर कल को अगर पिलर 2 लेजिस्लेशन आ गई तो हमको 15% टैक्स पे करना पड़ेगा। और ये चीज उनको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कि भैया आज तो मैं 9% कर रहा हूं, आज तो बच गए, बट कल को 15% करना पड़ जाएगा। इट मस्ट डिस्क्लोज द रीजनेबल इंफॉर्मेशन जो कि उनको है एक्सपोजर के रिलेटेड। अगर पिलर 2 इज अनेक्टेड का क्या मतलब है कि पास हो गया बट अभी तक इफेक्टिव नहीं हुआ, क्या डिस्क्लोज करना है, कोई रिलायबल एस्टिमेट ऑफ द इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करके चलना है। ठीक है जी। अब कहता डिस्क्लोज तो आपने कह दिया, बट डिस्क्लोज करना क्या है, कहता देखो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन करनी है और क्वांटिटेटिव। अब आपको ये बताना है कि इससे बिजनेस कितना इफेक्ट होगा, कौन से ज्यूरिसडिक्शन पे इसका इफेक्ट आएगा, वो सारा आपको बताना पड़ेगा। फिर क्वांटिटेटिव में बताना पड़ेगा कितने % ऑफ प्रॉफिट जो कि इस पे एक्सपोज हो गए, जैसे कि हमारे केस में कितने %, 6%, क्योंकि अभी 9 लग रहा था, फिर कितना लगेगा, 15% लगेगा। फिर एवरेज ETR ऑन दिस प्रॉफिट क्या है वो आपको बताना पड़ेगा। हाउ ओवरऑल ETR वुड चेंज इफ द पिलर 2 वाज इफेक्टिव। अब मेरे को ये बात बताओ, आपको ये क्वांटिटेटिव में बतानी है, मतलब आपको ये नंबर्स में बतानी है ये सारी चीजें कि भैया नंबर्स में ये कैसे दिखेंगी। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर ये ETR क्या है। इसे को ETR का मतलब होता है इफेक्टिव टैक्स रेट। देखो अभी तक आपको कितने % टैक्स पड़ रहा था, 9% टैक्स पड़ रहा था, ठीक है, हंगरी में। अब आपको ये बताना पड़ेगा कि भैया हमको कितना पड़ रहा है। देखो 15% होता है, ऊपर कई बार क्या होता है कि सरचार्ज वगैरह होते हैं जो कि आप इनकम टैक्स में पड़ोगे, कोई हेल्थ एंड एजुकेशन सेस हो गया, तो इफेक्टिव रेट हो सकता है 15 का 17-18% तक चला जाए। तो ये सारे आपको बताने हैं कि भैया क्या एवरेज टैक्स रेट है और ये क्या होगा। कहता हाउ अगर ये चेंज हुआ तो उस पर क्या आएगा। अभी एवरेज टैक्स रेट क्या है, अभी तो 9% चल रहा है, बाद में क्या हो जाएगा 15%। तो उसका आपको ये सब चीजें बतानी पड़ेंगी कि भैया कितना कितना कैसे कैसे चेंजेस होने वाले हैं। अब कहता दिस लेजिस्लेशन इज इफेक्टिव। कहता ये जो लेजिस्लेशन है जो कि OECD ने बना दिया, अब OECD ने बना के कंट्रीज को दे दिया। उन्होंने कहा कि आप ये 1 अप्रैल 2024 से लागू कर सकते हो इसको। कहता बट कुछ कंपनीज को हमने एग्जम्प्ट कर दिया कि भैया तुम, बट देखो आपको कब से इफेक्टिव है ये 1/4/2024 से, मतलब साल 2024-25 से आपको ये दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अगर इनेक्ट हो गया तो ऑलरेडी इनेक्ट और इफेक्टिव हो गया तो ऑलरेडी ऑब्वियसली बात है आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। अगर इनेक्ट हो गया बट अभी तक इफेक्टिव नहीं हुआ तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, वो ये हो गई। अब उन्होंने कहा कहता देखो इस साल से एप्लीकेबल है, मतलब इस साल का जो भी मैं टैक्स भरूंगा वो मैं एज पर पिलर 2 भरूंगा अगर उन्होंने इफेक्ट कर दिया। बट हमने कंपनीज को ना कुछ एग्जम्पशन दे दी। अब मेरे को एक बात बताओ, हमको पता है कि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, ठीक है, अप्रैल मई जून, फिर जुलाई अगस्त सितंबर, फिर अक्टूबर टू दिसंबर, फिर जैन टू मार्च, ठीक है, ये 4 क्वार्टर होते हैं। अब इन चारों की इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनती हैं एज पर AS 25। तो उन्होंने कहा कि देखो इस साल अगर कंट्री ने, आपकी कंट्री ने पहले ही साल ये लागू कर दिया तो आपको तो टैक्स देना पड़ेगा, बट अगर उन्होंने नहीं किया तो आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। तो देखो उन्होंने कहा, कहते कि आप ना जो फुल फ्लैश फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी ना आप उसमें डिस्क्लोजर वगैरह दे देना, ठीक है, पहले साल। बट जो इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना वो उस तक आपको 31 मार्च 2025 तक आप जो भी इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे, मतलब ये साल की आप कोई भी इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे वहां पे आपको डिस्क्लोजर देने की कोई भी जरूरत नहीं है। उन्होंने पहले साल एग्जाम्प्ट कर दिया कि भैया पहले साल इंटरिम में मत देना, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पहले साल इफेक्टिव हो गया और तुम फिर भी उसको पे नहीं कर रहे, तुमको पे तो पूरा टैक्स करना पड़ेगा एज पर योर पिलर 2।
बट आप इंटरिम में मत देना, कोई बात नहीं, इंटरिम में छोड़ दो, अभी तक आपको समझने में टाइम लगेगा कि ये है क्या, तो आप इंटरिम में इसका डिस्क्लोजर नहीं भी दोगे तो भी चलेगा। बट फ्रॉम 25-26 आपको इंटरिम में भी इसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट। लास्ट में वो कहता जो एमएसएमईज है उनको इससे एग्जम्पशन दी गई है, जो छोटी छोटी कंपनी होती है ना उनको कहा गया छोड़ो, इवन तो उनका मल्टीपल कंट्रीज में ऑपरेशन हो सकते हैं एमएसएमईज के भी, तो उन्होंने कहा यार छोड़ो यार, छोटी छोटी कंपनियों को क्या ही पंगे लेना, बड़ी बड़ी मछली पकड़ते हैं, बड़ी फिश पकड़ते हैं, तो उस केस में उन्होंने एमएसएमईज को एग्जम्प्ट कर दिया। ठीक है जी, ये हो गई जी आपकी पहली अमेंडमेंट। अब अपन चलते हैं जी हमारी सेकेंड अमेंडमेंट पे, एप्लीकेबिलिटी ऑफ एएस पे। इंपॉर्टेंट है जी, देखो मई 26 के लिए तो मैं कहूंगा कि ये क्वेश्चन 90% चांस है कि आपके पेपर में आने वाला है, क्योंकि जैन में नहीं आया, तो देर आर वेरी गुड नंबर ऑफ चांसेस कि आपको पेपर में दिख जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है जी, अब एप्लीकेबिलिटी ऑफ एएस की बात कर लेते हैं। देखो जी, पहले एप्लीकेबिलिटी कैसे होती थी, लेवल वाइज उन्होंने एंटिटीज बांट रखी थी कि इस लेवल की एंटिटी पे ये एएस लगेगा, इस लेवल की एंटिटी पर ये एएस लगेगा, तो ऐसे। अब आप कहोगे कि सर बांटने की जरूरत क्या थी, देखो हर एंटिटी, हो सकता है कि एक एंटिटी आज ही इनकॉर्पोरेट हुई हो, ठीक है, आप उस, ठीक है, कल ही आज ही इनकॉर्पोरेट हुई हो, तो आप उस पर सारे एएस का बोझ नहीं दे सकते ना उस पर। देखो भैया, वो अपने ऑपरेशंस पर ध्यान दे कि अकाउंटिंग में काम ध्यान दे, अपनी एडमिन चीजों पर ध्यान दे, आप उस पर सारे एएसएस का कंप्लायंस नहीं डाल सकते, आपको उसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा कि अच्छा ठीक है चलो तुम अपने बलबूते पर खड़े हो जाओ, अपने बलबूते के ऊपर तुम अपना स्टैंड हो जाओ, फिर तुमको सारे एएस का अपन प्रसादा छका देंगे। अब यहां पर क्या हो रहा है, अब एप्लीकेबिलिटी ऑफ एएस में उन्होंने पहले लेवल वाइज एंटिटीज बांट रखी थी कि जो बड़े बड़ी लेवल की एंटिटीज है उन पे सारे एएस लगेंगे, जो छोटी छोटी लेवल की एंटिटीज है उन पे थोड़े कम लगेंगे। अब इन्होंने एंटिटीज को अब कैसे बांट दिया है, अब इन्होंने बांट दिया है एसएमसीज एंड नॉन एसएमसीज में। एसएमसीज का क्या मतलब होता है जी, स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज, इनका क्या मतलब है जी, स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज। एक तो एसएमसी हो गई, स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज का नाम सुनते ही हमको क्या लग रहा है कि भैया छोटी कंपनीज होंगी, भैया स्मॉल एंड मीडियम होंगी। और जो नॉन एसएमसीज कंपनीज क्या है, ये मतलब ये लार्ज कंपनीज होगी, बड़ी बड़ी कंपनीज होंगी, ठीक है, नाम सुनते ही यही समझ में आ रहा है। अब कहता है गवर्नमेंट हैज डिवाइडेड द कंपनीज into two levels of the classification to apply the AS on them। ठीक है, सबसे पहला क्या है SMC और दूसरा क्या है नॉन एसएमसीज। और नॉन एसएमसीज कौन सी होती है, कंपनीज अदर देन एसएमसीज, मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां कौन सी हुई जो छोटी कंपनी नहीं है। अब छोटी कंपनी का मतलब क्या हुआ, छोटी कंपनी का मतलब हुआ कि जिसका इक्विटी और डेट लिस्टेड नहीं है, ना ही इन प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है, चाहे इंडिया में या फिर बाहर। अब इक्विटी तो हमने पढ़ा है कि इक्विटी लिस्ट होती है तभी हम शेयर खरीद पाते हैं, एक डेट भी लिस्ट होता है। डेट कैसे लिस्ट होता है, जैसे बॉन्ड्स डिबेंचर भी मार्केट में बिकते थे, क्या मार्केट से पैसा उठाती है कंपनियां। अब कहता है छोटी कंपनी कौन सी है, जिसके ना ही इक्विटी, जिसका ना ही डेट इंडिया में भी लिस्टेड नहीं है, ना ही प्रोसेस में है लिस्टिंग के, क्योंकि अगर प्रोसेस में लिस्टिंग है तो ऑब्वियसली बात है भाई बड़ी कंपनी होगी, ना ही इंडिया में लिस्टेड है, ना ही बाहर लिस्टेड है। अब जैसे वेदांता रिसोर्सेज है, अब वेदांता रिसोर्सेज सबसे पहले लंदन में लिस्ट हुई थी, लंदन स्टॉक एक्सचेंज पे, फिर इंडिया में लिस्ट हुई। तो ऐसे हो सकता है कि बहुत सारी कंपनी बाहर लिस्ट हो बट इंडिया में लिस्टेड ना हो। तो भैया अगर कोई कंपनी बाहर लिस्टेड है तो ऑब्वियसली बात है भैया छोटी कंपनी थोड़ी है, स्मॉल एंड मीडियम कंपनी थोड़ी है, बड़ी कंपनी ही होगी। तो एक तो वो ये बात कर लेता है कि भैया एसएमसी, और जो एसएमसी क्या है, छोटी कंपनी कौन सी है जिसकी इक्विटी या डेट ना ही लिस्टेड है, ना ही इन दी प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है इंडिया में या फिर बाहर। ओके हो गई है जी बात, ठीक। अब कहता वो कंपनी ना ही बैंक है, ना ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ना ही इंश्योरेंस कंपनी है, क्योंकि ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज ही होती हैं। फिर कहता उसकी जो टर्नओवर है एक्सेप्ट द अदर इनकम, अदर इनकम में जैसे इंटरेस्ट वगैरह कुछ ऐसा कुछ छोड़ के प्योर शुद्ध रेवेन्यू उसका 250 करोड़ से कम हो, इक्वल टू हो या फिर कम हो, 250 करोड़ से इक्वल टू हो या कम हो, या जिसकी बोरोइंग इंक्लूडिंग द पब्लिक डिपॉजिट 50 करोड़ से नीचे हो, जिसने बैंकों से लोन वगैरह या फिर पब्लिक से जो अपन डिपॉजिट उठाते हैं, जो कि हम लॉ में पढ़ते हैं, तो वो सब मिला मिलू के 50 करोड़ या उससे कम होना चाहिए। भैया अगर 50 करोड़ से ज्यादा तुमने पैसा उठा रखा है तो तुम खाए ही कि छोटी कंपनी हो, तुम तो एसएमसी थोड़ी, तुम तो बड़ी कंपनी हो। फिर कहता इट इज नॉट अ होल्डिंग और अ सब्सिडरी ऑफ एमएनसी नॉन एसएमसी। अब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे कि
रिलायंस है, अब वो कहती कि यार मेरे तो बहुत सारे टर्नओवर है, काम करता हूँ मैं ना छोटी कंपनी, एक नई कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहा होता हूँ, वो एसएमसी होगी, थोड़ी सी सेल उधर डाइवर्ट कर दूंगा। वो कहता है नहीं, आप किसी भी नॉन एसएमसी मतलब आप कोई भी बड़ी कंपनी की ना ही होल्डिंग कंपनी होनी चाहिए हो, ना ही आप सब्सिडरी कंपनी होनी चाहिए। आपका बड़ी कंपनियों से कोई लेना वास्ता ही नहीं है, आप छोटे आदमी हो तभी आप एसएमसी कहलाओगे। भैया आपका अगर उठना बैठना बड़े लोगों के साथ है, अगर आप उसकी होल्डिंग या सब्सिडरी कंपनी हो तो भैया आप खाएगी छोटी कंपनी हो, अब तो बड़ी कंपनी हो गए। ठीक है जी, समझ में आ रही है बात कि भैया ना ही वो होल्डिंग हो ना ही सब्सिडरी हो बड़ी कंपनी की। फिर कहता है जो एसएमसीज होती हैं, जो छोटी छोटी कंपनियां होती हैं ना, उनको एग्जम्पशन है कि भैया वो AS17 और AS21 ना लगाए। AS17 कौन सा था हमारा, अपना सेगमेंट रिपोर्टिंग वाला, और AS20 कौन सा है हमारा, EPS वाला। कहता है जो छोटी कंपनियां होती है ना उनमें सेगमेंट रिपोर्टिंग का झंझट क्यों छोड़ना है। तो तुम्हारे घर के सामने एक कंपनी है, तुम्हारे घर के सामने एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, ठीक है, वो कंपनी में इनकॉर्पोरेटेड है भाई, उस वो थोड़ी है ऑपरेटिंग सेगमेंट बनाता रहेगा, वो थोड़ी ईपीएस निकालता रहेगा, डिल्यूटेड ईपीएस निकालता रहेगा, उसको क्या ही लेने देना भैया। उसको कहेंगे भैया तो अपना काम कर, सामान बेच, जियो स्विगी से टक्कर ले, तुम ये कहाँ पे फंस गए छोटी कंपनियों में। तो बड़ी बड़ी कंपनियों को कंप्लायंस दिया जाता है क्योंकि बहुत सारा पैसा स्टेक पे होता है, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, तो उनको सारे कंप्लायंस करने के लिए बोला जाता है। कहता है नॉन एसएमसी कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद ऑल एएस। देखो जो बड़ी कंपनियां होती हैं मतलब नॉन एसएमसी, उनको सारे एएस अप्लाई करने पड़ते हैं जब तक कोई रिलैक्सेशन ना मिले। बट एसएमसी को तुमने कह रहे हैं चलो छोटे हैं कोई बात नहीं, बड़े होने दो, फिर अपन इन पर एएस लगा देंगे। ठीक है जी, अब यहां पर तो क्या था, यहां पर हमने बात करी थी किसकी, कंपनीज की। कंपनीज कौन सी कंपनीज होती है, दैट आर इनकॉर्पोरेटेड इन कंपनीज एक्ट 2013, ये उसमें इनकॉर्पोरेटेड हो रखे कंपनी जिसके नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड या फिर लिमिटेड लिखा होता है, ये उसकी बात कर रहा था। अब ये बात करता है कि नॉन कंपनीज कैसी होगी, जैसे पार्टनरशिप्स, LLP एक्सेट्रा, ये सारी नॉन कंपनीज होती हैं। कहता है इनको भी आप दो में डिवाइड कर दो, एक है लार्ज एंटिटीज एक और एक है MSMEs। एक तो बड़ी कंपनीज हो गई और एक हो गई MSMEs हो गई। ठीक है, लार्ज एंटिटीज में सारे एएस लगते हैं बट MSMEs में कम एएस लगते हैं। अब MSMEs का मतलब क्या होता है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटिटीज। ये कौन सी होती हैं, ये छोटी छोटी एंटिटीज होती हैं, छोटी छोटी पार्टनरशिप फॉर्म। आपके घर के सामने छोटी सी दुकान है भैया, वो प्रोप्राइटर है आदमी, तो क्या हो गया, वो MSME हो गया। ठीक है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज। तो कहता है इनको भी तुम क्या ही सारे एएस लगवाओगे यार, क्यों ही पंगे ले रहे हो जिंदगी में, इनको भी कुछ रिलैक्सेशन दे देते हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या हो रहा है, देखो एप्लीकेबिलिटी में हमको सबसे पहले क्या देखना है, अगर मेरे को किसी भी एएस लगाना है तो मैं देखूंगा सबसे पहले क्या वो कंपनी है या फिर वो नॉन कंपनी है। अगर कंपनी है तो देखो क्या वो एसएमसी कंपनी है या फिर वो नॉन एसएमसी कंपनी है। अगर वो नॉन कंपनी है तो देखो क्या वो एमएसएमई है या फिर वो लार्ज एंटिटी है। अब नॉन एसएमसीज पे हमने देखा था कि सारे एएस लगते थे, ठीक है, और ये छोटी कंपनियों पे कम एएस लगते थे। अब एमएसएमई और लार्ज की बात कर लेते हैं। कहता है एमएसएमई का मतलब होता क्या है, सबसे पहले तो मेरे को बताओ एमएसएमई होती क्या है। छोटी तो ठीक है बट एमएसएमई कौन। अब ये देखो जो एमएसएमई वगैरह है इसकी डेफिनेशन और यहाँ पर एसएमसी की डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम है कि भैया इसके जो डेट है, जो इसकी इक्विटी और डेट है वो लिस्ट नहीं हो या फिर प्रोसेस में ना हो, बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंश्योरेंस कंपनी ना हो, 250 करोड़ से ज्यादा की उसकी टर्नओवर ना हो, 50 करोड़ से ज्यादा उसने पैसा ना उठा रखा हो, होल्डिंग या सब्सिडरी ना हो। बिल्कुल सेम 5 पॉइंट है। तो कहने का मतलब क्या है, जो ये छोटी कंपनीज हैं इनको बोल दिया जाता है एमएसएमई, तभी इनका माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम नाम है। अब कहता है एमएसएमईज अवेल द एग्जम्पशन और रिलैक्सेशन। कहता है एमएसएमईज को ना कुछ एग्जम्पशन और रिलैक्सेशन है, उन्होंने कहा कि भैया तुमको लगाने की जरूरत है, तुम क्यों जिंदगी में पंगे ले रहे हो। कहता है एंटिटी विच वाज नॉट प्रीवियसली एन एमएसएमई एंड सब्सिक्वेंटली बिकेम ए एमएसएमई शैल नॉट रिमेन क्वालिफाइड और एग्जम्पशन until for 2 consecutive years। अब इंपॉर्टेंट देखो, एक बड़ी कंपनी थी, ठीक है, उसकी टर्नओवर थी 100 करोड़, 100 करोड़ उसकी टर्नओवर थी। अगर उसकी टर्नओवर 500 करोड़ थी, 100 करोड़ नहीं 500 करोड़ उसकी टर्नओवर थी। अगर आज एक कंपनी की टर्नओवर 500 करोड़ है, क्या वो एमएसएमई है क्या? नहीं, एमएसएमई तक अगर बनने के लिए टर्नओवर कहाँ तक चाहिए, 250 करोड़ तक की चाहिए।
अब उसके इस पिछले साल टर्नओवर 500 करोड़ थी, बट इस साल क्या हुआ, टैरिफ वगैरह लगने की वजह से एक्सपोर्ट नहीं कर पाया भैया आदमी, उसकी टर्नओवर रह गई सिर्फ 200 करोड़। पिछले साल कितनी टर्नओवर थी, 500 करोड़, इस साल उसकी टर्नओवर रह गई 200 करोड़। अब जब उसकी टर्नओवर 200 करोड़ रह गई, क्या वो एमएसएमई की डेफिनेशन में आ गया? हाँ, एमएसएमई की डेफिनेशन में तो आ गया, क्योंकि भैया उसकी टर्नओवर 250 करोड़ से कम आ गई। अब मैं एग्जांपल ले लेता हूँ फाइनेंशियल ईयर 24-25 का। इस साल उसकी टर्नओवर थी 500 करोड़। अब साल चल रहा है 25-26, जब ये साल खत्म हुआ तो उसकी टर्नओवर रह गई सिर्फ और सिर्फ 200 करोड़। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या यहाँ पे वो एमएसएमई है? नहीं, यहाँ पे तो एमएसएमई नहीं है, बट हाँ यहाँ पे वो एमएसएमई के लिए क्वालिफाई कर रहा है। अब मेरे को एक बात बताओ, एकदम से इसकी टर्नओवर कम हो गई है, किसकी वजह से? टैरिफ्स की वजह से। अब कम सरकार ये कहती है कि अगर तुम्हारा कोई भी पैरामीटर, जैसे कि हो सकता है उसकी बोरोइंग्स कम हो गई हो, उसकी टर्नओवर कम हो गई हो, या कुछ भी ऐसा, कहता अगर तुम आज एमएसएमई कहला रहे हो, बट तुम पिछले साल एमएसएमई तो नहीं थे, कहता आज अगर तुम इस साल एमएसएमई बन गए तो इसका क्या मतलब है, क्या तुमको रिलैक्सेशन दे दें क्या? अगर तुम आज एमएसएमई बन गए तो क्या तुमको रिलैक्सेशन दे दें आज? वो कहता नहीं। अगर तुम, क्योंकि हो सकता है ना कोई अनफोर्सिन सर्कमस्टांस हो गया हो जिसकी वजह से तुम्हारी टर्नओवर कम हो गई हो। अब 500 करोड़ की कंपनी है, 200 करोड़ टर्नओवर हो गई, ठीक है, एक साल तो कंपनी झेल लेती है। अब कंपनी को पता है कि भैया सॉरी, अब कंपनी को पता है कि भैया इस साल तो मेरे पे टैरिफ लग गए, कंपनी एक साल तक सहेगी, अगले साल तक क्या करेगी? वो बाकी मार्केट ढूंढेगी, वो यूरोप में एक्सपोर्ट करना चाहेगी, वो जापान में एक्सपोर्ट करना चाहेगी, वो साउथ कोरिया में एक्सपोर्ट करना चाहेगी, ठीक है। अब अगले साल क्या हुआ, 2026-27 में उसकी टर्नओवर फिर से कितनी हो गई? 550 करोड़ हो गई, उसने फिर से जंप बैक कर लिया। अब मेरे को एक बात बताओ, इस साल तुमने उस पर सारे एएस लगाए क्योंकि वो एमएसएमई नहीं थी, एक साल तुमने उस पर एएस कम लगाई क्योंकि वो एमएसएमई बन गई, और तुम अगले साल फिर सब पे एएस लगा दोगे, तो इसमें कंसिस्टेंसी भंग हो गई ना। तो स्टैंडर्ड क्या कहता है या सरकार क्या कहती है, कहती देखो एक साल तुम्हारी टर्नओवर कम हो गई, ठीक है, तुम एमएसएमई बन गए, मैं ये नहीं कहता नहीं बने, बट तुमको इस साल कोई रिलैक्सेशन नहीं दूंगा मैं, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारा टेम्परेरी फेज हो, तुम्हारा टाइम खराब चल रहा हो। अगर मैं तुमको रिलैक्सेशन दे दी तो डिस्क्लोजर्स में कंसिस्टेंसी कहाँ रह जाएगी? तो इसकी वजह से उसने कहा कि अगर आपको एमएसएमई की एग्जम्पशन लेनी है, एमएसएमई की रिलैक्सेशन लेनी है, उसकी वजह से कम से कम तुमको 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स तक एमएसएमई बन के रहना पड़ेगा। जैसे कि तुम इस साल बने और तुम अगले साल भी तुम्हारी टर्नओवर फॉर एग्जांपल 230 करोड़ ही है, तो मैं कह सकता हूं कि यार हाँ अब इसकी टर्नओवर कम ही रहेगी, क्योंकि 500 से एकदम से 250 आ गई, 200 आ गई, अब 200 से 230 ही है, मतलब इसी रेंज में घूम रही है। तो कहता कंसेक्यूटिवली 2 सालों तक, कंसेक्यूटिवली 2 सालों तक तुमको एमएसएमई बन के रहना पड़ेगा, तो जाके तुमको रिलैक्सेशन मिलेगी, ऐसे रिलैक्सेशन नहीं देता मैं। क्या कहता है पॉइंट में, कहता एंटिटी विच वाज नॉट अ एमएसएमई, मतलब यहां पर एंड सब्सिक्वेंटली बिकम्स अ एमएसएमई, अब वो यहाँ पे एमएसएमई बन गया, कहता है शेल नॉट क्वालिफाई फॉर द एग्जम्पशन और रिलैक्सेशन, कहता वो ऐसे ही क्वालिफाई नहीं कर जाएगा इन रिस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अंटिल द एंटिटी रिमेन्स अ एमएसएमई फॉर 2 इंपॉर्टेंट क्या है कंसेक्यूटिव ईयर्स तक। अगर वो 2 इकट्ठे सालों के लिए अगर वो एमएसएमई नहीं रहता तो आपको कोई एग्जम्पशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है जी। अब एएस कहता है एमएसएमई पे कौन से एएस नहीं लगते, ये एएस नहीं लगते उस पर, ठीक है। अब एएस 18 एएस 24 ये सारा ठीक है, थोड़ा एमसीक्यू के लिए इसको देख लेना, इंपॉर्टेंट नहीं है रट्टा मारने के लिए, बस थोड़ा ध्यान में रखना। इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट वेरी मच इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में वो आपको पूछ सकते हैं कि भैया उसने तो सिर्फ एक साल उसकी टर्नओवर कम हुई थी, अब बताओ उसको एमएसएमई में क्वालिफाई कराएं कि ना कराएं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान रख के चलनी है। अगर आपको लगता है कि आपको कोई और डाउट है तो प्लीज आप मेरे को पिन कर सकते हैं, बिना कुछ सोचे समझे मेरे को पिन कीजिए टेलीग्राम पे, आई विल बी हैप्पी टू आंसर यू। अगर आपको लगता है इस चैनल से आपको कोई भी कुछ भी आपको इससे वैल्यू ऐड हो रही है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि इससे हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। बाकी अभी इस
इस चैनल पर बहुत सारे रिवीजन वीडियोस आने वाले हैं जी एडवांस अकाउंट्स और एफएम के, तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी मिस ना कर पाएँ। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।